बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं। कराची में फ़ज़ा का मेयार इंतहाई ख़राब हो गया है। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, तामीराती कामों के बायस उड़ता गर्दो गुबार और कारखानों से निकलता धुआं फ़ज़ा की आलूदा करने लगा है, मगर इसे रोकने में ना तो इंतज़ाम और ना ही आवाम। आयमा खान की रिपोर्ट में देखिए। कराची में सांस लेना भी महफूज ना रहा। फिजा में आलूदगी इंतहा को छूने लगी। शहर की टूटी फूटी सड़कें, गाड़ियों से निकलता धुआं और सड़कों पर उड़ता गर्दो गुबार आलूदा फिजा की बड़ी वजह करार। दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में कराची आज सुबह दूसरे नंबर तक आ गया और हवा में आलूदगी के ज़रात की तादाद 280 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड हुई। माहिर माहौलियात असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आलमगीर ने हुकूमती सतह समेत इनफरादी तौर पर भी इकदामात की जरूरत पर जोर दिया। कहा, गाड़ियों का धुआं और हवा में मौजूद मिट्टी के ज़रात आलूदगी की बड़ी वजह है। हुकूमती सतह पर इन मसाइल के हल के लिए इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर मॉनिटरिंग करें, क्योंकि इस वक्त एयर क्वालिटी कराची की इंतहाई बुरी हो चुकी है। जहाँ जहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, वहाँ पर हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट को इंश्योर किया जाए। वर्कर्स की सेफ्टी के साथ साथ जो सराउंडिंग में लोग रहते हैं उनकी भी सेफ्टी को जो है वो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और इस चीज़ को मेजर करना चाहिए कि इस वक्त एयर पॉल्यूशन किस लेवल का हो गया है, कि क्या हमें किसी लॉकडाउन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम डिसीजन बहुत बाद में लें और हमें बहुत सारे जो है वो जानी नुकसान का सामना करना पड़े। माहिरीन माहौलियात कहते हैं, हुकूमत शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी समेत धुआं छोड़ती गाड़ियों और सनतों के खिलाफ कार्रवाई पर तवज्जो दे तो इस मसले का हल। आयमा खान, सिटी 21। शहर कायद में माहौलियाती निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस हवाले से जामिया कराची शोबा बागात से डॉक्टर वकार का कहना है कि शहर में मकामी दरख्त लगाना ज़रूरी है। सबा परवेज से मज़ीद जानेंगे। जी सबा। जी बिल्कुल, शहर कायद में आए रोज़ माहौलियाती आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है। आलूदगी के ज़र्रात हवा में शहरियों के लिए ख़तरनाक करार दिए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची यूनिवर्सिटी में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जामिया कराची शोबा बागात से डॉक्टर वकार। इनसे जानते हैं, मुझे बताइए कि माहौलियाती आलूदगी के लिहाज से कौन से ऐसे पौधे दरख्त मुफीद हैं जो शहरियों को लगाने चाहिए ताकि माहौलियाती निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके। देखिए, किसी भी जगह के लिए सबसे बेहतर जो पौधे होते हैं वो होते हैं जो कि वहाँ के मकामी पौधे हैं। जो वहाँ के नेटिव ट्रीज़ होते हैं वो माहौल के लिए मुनासिब होते हैं और आसानी से उग भी जाते हैं। वहाँ की ज़मीन, वहाँ की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसी के हिसाब से मुनासिब, उसके लिए आइडियल होते हैं। इसी तरह से पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो नेटिव ट्रीज़ की बहुत कम होती है या नहीं, बिल्कुल नहीं होती या बहुत कम होती है और आसानी के साथ आप उनको ग्रो कर सकते हैं। किसी भी जगह पे अगर आप एक्जॉटिक ट्रीज लगाते हैं तो वो उसके लिए वो एक बड़ा मसला होता है, क्योंकि आपको उसकी हिफाजत करना, उसकी मेंटेनेंस, उसकी इरिगेशन वगैरह ये सब मुश्किल होती है। एक्जॉटिक में तो बहुत सारे जो हमारे यहाँ आजकल जो लग रहे हैं, जैसे कोनोकार्पस है या सफ़ेदा है या इस तरह के और दरख्त हैं, वो एक्जॉटिक ट्रीज़ में शुमार होते हैं। उनको जो है उनकी प्लांटेशन जो है वो ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि हमारे माहौल के लिए वो ज़्यादा इतने सूटेबल नहीं होते। जी बिल्कुल, एक्जॉटिक ट्रीज़ की प्लांटेशन नहीं करनी चाहिए, वो माहौल के लिए सूटेबल नहीं होते। दूसरी जानिब उनकी प्लांटेशन में भी थोड़ा वक्त रिक्वायर्ड होता है, जिसमें उनकी देखभाल की भी ज़रूरत होती है, जबकि नेटिव ट्रीज़ की ज़रूरत है शहर में ताकि माहौलियाती निज़ाम को बेहतर बनाया जा सके, जिसमें जामुन का दरख्त है, बेर का, इमली का दरख्त है, जिससे माहौल का निज़ाम मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। शहरी अगर इन दरख्त की जो है वो ज़्यादा करें, इनको उगाएँ और इनकी प्लांटेशन में भी जो है वो कोई ख़ास पानी या इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जी, धुआं, उगलती गाड़ियां, टूटी फूटी सड़कें और जगह जगह तामीराती काम कराची के शहरियों के लिए अजाब बन गए। शहर में फ़ज़ा का मेयार इंतहाई ख़राब होने लगा है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची तीसरे नंबर पर आ गया है। वजूहात क्या हैं, बताएंगी आयमा खान। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में दिन ब दिन जो है वो आलूदगी की शरह में इजाफा हो रहा है। सुबह सवेरे हमने देखा कि कराची जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया था, जबकि हवा में आलूदगी की शरह जो है वो सुबह सवेरे 280 पार्टिकुलेट मैटर्स तक रिकॉर्ड की जा रही थी। इस वक्त अगर बात करें आलूदगी की तो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची इस वक्त जो है वो तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि हवा में आलूदगी की शरह जो है वो 194 रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन जो है वो तरक्याती तामीराती काम, जबकि साथ ही साथ जो है
वो टूटी हुई सड़कें और साथ ही साथ टूटी हुई सड़कों के साथ साथ सड़कों पे उड़ने वाला ट्रैफिक से निकलता हुआ धुआं और गर्दो गुबार को जो है वो शहर कायद में आलूदगी की वजह करार देते हैं। जबकि दूसरी जानिब माहिरीन का ये भी कहना है कि शहर कायद में चूँकि समंदर की वजह से आलूदगी की शरह में जो है वो आलूदगी की शरह कम रहती है, समंदरी हवाएं जो है वो जब जुनूब मगरिब की जानिब से चलती हैं तो शहर कायद में जो है वो हम देखते हैं कि आलूदगी में भी जो है वो कमी वाक़या होती है। लेकिन नवंबर, दिसंबर और जनवरी वो महीने होते हैं कि समंदरी हवाओं का रुख जो है वो तब्दील हो जाता है, शुमाल मशरिक़ की जानिब से जो है वो समंदरी हवाएं चल रही होती हैं, जिसके बाद जो है वो आलूदगी की शरह में हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है वो मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। माहिरीन एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो 100 से लेकर 200 पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं वो इंसानी सेहत के लिए खासे मुज़र होते हैं, जबकि 200 से 300 पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं वो इंसानी सेहत के लिए ख़तरे का सबब बनते हैं। अलबत्ता माहिरीन का यही कहना है कि जिस तरह से कोरोना के दौरान जो है वो शहरियों ने एहतियात करी, मास्क पहन के बाहर निकले, तो अभी भी जो है वो शहरियों को चाहिए कि वो घरों से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें ताकि जो है वो कोई ख़तरनाक सूरत हाल पेश ना आए शहर में। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लाहौर में जो है वो लॉकडाउन किया जा रहा है, तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो कराची में पेश ना आए, चूँकि कराची जो है वो रोज़ाना आलूदगी के मामले में जो है वो सरे फहरिस्त रहता है, कभी दूसरे नंबर पर नज़र आ रहा है, कभी तीसरे नंबर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक हमें दिखाई दे रहा है। तो माहिरीन शहरियों को यही मशवरा देते हैं कि अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को भी महदूद कर दें, साथ ही साथ जो है वो मास्क का भी इस्तेमाल करें और घरों से बाहर निकलते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। जी, माहिरीन सेहत ने कराची और लाहौर की फ़ज़ा को इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक करार दे दिया है। लाहौर में स्मॉग और कराची में फ़ज़ाई आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत है। माहिर अमराज सीना डॉक्टर जाहिद का कहना है कि कराची में ट्रैफिक के धुएँ और तामीरात से आलूदगी बढ़ रही है। अमराज सीना के मरीज़ों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। मज़ीद बताएँगे इरफान अब्बासी। बिल्कुल देखने में आ रहा है कराची शहर के अंदर इस वक्त अगर फ़ज़ाई आलूदगी की बात करें तो उसकी वजह से सिगरेट नोशी की वजह से जो सीने के मुख्तलिफ अमराज हैं उनके अंदर इजाफा होता देखा जा रहा है। इसके अलावा ये भी देखने में आ रहा है कि लोगों की बड़ी तादाद है जो मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में जाकर के सीने के मुख्तलिफ इलाज का चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत करती हुई नज़र आती है। मेरे साथ डॉक्टर जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, माहिर अमराज सीना, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर जो स्मॉग है, लॉकडाउन की सी सूरत हाल है, स्मॉग से लोगों की सेहत पे कैसे, खासतौर पर उनका जो चेस्ट इन्फेक्शन है उसमें कितना इजाफा होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। लाहौर इस वक्त नंबर 1 जा रहा है स्मोक के हिसाब से। पोल्यूशन बहुत है लाहौर में, और जो बच्चे, बड़े, जवान, बुज़ुर्ग और बच्चे ख़ास तौर पर वो ज़्यादा इमराज सीना में मुब्तला हो रहे हैं। स्मोक की वजह से गले में सोजिश, सांस की नालियाँ जो होती हैं वो उस पर सोजिश वरम आता है, लंग जो फेफड़ा होता है टिश्यू उस पर सोजिश वरम आ रहा है। तो बुज़ुर्ग और बच्चों के अंदर चेस्ट कंजेशन, ब्रोंकाइटिस, नमूनिया ये बहुत सारे हो रहे हैं। स्मोक क्या करता है कि वो प्रोवोक करता है, बढ़ाता है किसी चीज़ को। अब वो वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फिर वो ट्राइगर्ड हो जाता है और वो एक्चुअली फिर जो पिक्चर बनती है वो चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट कंजेशन, नमूनिया, ब्रोंकाइटिस की बनती है। जो लोग ऑलरेडी इमराज सीना के मरीज़ हैं, जैसे जिनको ब्रोंकियल अस्थमा, दमा है, वो ज़्यादा सफ़र करेंगे क्योंकि एक एलर्जिकल फिनोमेना डेवलप कर देता है स्मोक। हमारे यहाँ कराची में स्मोक तो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत है, ट्रैफिक का धुआं, और हमने देखा कि बहुत सी जगह पे आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, पाइपलाइनें डल रही है, नाले बन रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इसकी वजह से पोल्यूशन बहुत हो गया कराची में। तो हमारे यहाँ भी मरीज़ों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है पिछले 1.5-2 माह के अंदर। बिल्कुल जी, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छे और मुफीद मशवरे दिए। उनका कहना था कि लाहौर के अंदर अगर स्मोक की सी सूरत हाल है तो वो लोगों की सेहत पर उसके बड़े मेजर असरात मुरतब हो रहे हैं। इसी तरीके डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि कराची शहर के अंदर जो इस पर फ़ज़ाई आलूदगी है उससे मुख्तलिफ अमराज जन्म ले रहे हैं, जबकि मौसम क्योंकि अब चेंज हो रहा है कराची शहर का, तो ये चेंज होता हुआ जो मौसम है इसकी वजह से बच्चों पर भी जो है वो असरात अच्छे नहीं पड़ रहे। एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर आप एहतियात करेंगे तो यकीनन इन तमाम जो अमराज से बच सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में कौमी असम्बली की 21 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों की हल्का बंदियाँ कर दी गई हैं। शहर के कौन से इलाके को हल्के में शामिल किया गया है, तमाम नशिस्तों की तफसीलात सिर्फ सिटी 21 पर। मज़ीद जानते हैं, आतिश जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आतिश, अपडेट कीजिएगा।
جی ہاں دیکھیں، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نئی حلقہ بندیاں مکمل ہو چکی ہیں اور رات 12 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نئی حلقہ بندیوں کی حتمی فہرستیں جاری کی ہیں۔ ان فہرستوں کے مطابق کراچی میں قومی اسمبلی کی ایک نشست بڑھ گئی ہے۔ اب قومی اسمبلی کی جو جنرل نشستیں ہیں ان کی تعداد 22 ہو گئی ہے، جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں 47 ہیں اور صوبائی اسمبلی میں ضلع ملیر میں ایک نشست بڑھ کر اب 5 ہو گئی ہیں۔ اس میں پورے کراچی کے تمام علاقے شامل ہیں۔ اگر میں اس میں کچھ تفصیلات میں جاننا چاہوں اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے، تو کراچی میں جو NA 229 ہے قومی اسمبلی کا حلقہ، جس میں گڈاپ، بن قاسم، شاہ مرید اور ابراہیم حیدری ٹاؤن کو شامل کیا گیا ہے۔ NA 230 میں ملیر کی دوسری نشست ہے، جس میں لانڈھی، ابراہیم حیدری، کورنگی کریک کے علاقے شامل کیے گئے ہیں۔ ملیر کی جو تیسری نشست ہے اس میں ایئرپورٹ، DMC ملیر، فیصل کینٹ، ملیر کینٹ اور مراد میمن کا علاقہ شامل کیا گیا ہے، جبکہ NA 32 جو ہے وہ کورنگی کے ماڈل کالونی، فیصل کینٹ، شاہ فیصل کینٹ پر سب ڈویژن پر مشتمل ہے۔ NA 233 کورنگی جو ہے وہ لانڈھی سب ڈویژن اور کورنگی سب ڈویژن پر مشتمل ہے۔ NA 234 جو ہے کورنگی مکمل سب ڈویژن کے 19 چارجز اور کورنگی کریک پر مشتمل ہے۔ اس طرح NA 235 گلزار ہجری ملیر کینٹونمنٹ، یہ اب ایسٹ کا ڈسٹرکٹ آتا ہے، جس میں NA 235 سے ایسٹ شروع ہوتا ہے۔ پھر NA 236 بھی ایسٹ میں ہے، NA 237 بھی ایسٹ میں ہے، جس میں گلشن اقبال اور فیصل کینٹ اور فیروز آباد کے علاقے آتے ہیں۔ اسی طرح NA 238 جو ہے فیروز آباد سب ڈویژن پر مشتمل ہے۔ NA 239 سے پھر ضلع جنوبی شروع ہوتا ہے، جس میں لیاری سب ڈویژن مکمل ہے۔ NA 240 میں لیاری، گارڈن اور آرام باغ کے کچھ علاقے ہیں۔ NA 241 جنوبی میں سول لائن، کراچی کینٹ، کلفٹن کینٹ اور صدر کے علاقے شامل ہے۔ NA 242 جو ہے وہ اب کیماڑی ڈسٹرکٹ دوسرا ضلع شروع ہوتا ہے، جس میں بلدیہ اور سائٹ سب ڈویژن شامل ہیں۔ NA 243 جو ہے اس میں منڈوڑا کینٹ، ماڑی پور اور سائٹ کے کچھ علاقے ہیں۔ NA 244 جو ہے ضلع ویسٹ شروع ہوتا ہے، جہاں سے اب اس پہ منگو پیر اور منگو پیر سرکل کے ڈویژن شامل ہیں۔ NA 245 غربی جو ہے وہ اورنگی اور مومن آباد سب ڈویژن پر مشتمل ہے۔ NA 246 جو ہے وہ مومن آباد سب ڈویژن مکمل اس میں آتا ہے۔ NA 247 سے ضلع سینٹرل شروع ہوتا ہے۔ ضلع سینٹرل کا یہ نیو کراچی سب ڈویژن ہے۔ اس طرح 248 میں نیو کراچی اور لیاقت آباد شامل ہے۔ 249 میں لیاقت آباد سب ڈویژن اور ناظم آباد کے کچھ حصے شامل ہیں۔ NA 250 میں نارتھ ناظم آباد سب ڈویژن اور ناظم آباد سب۔ یہ میں نے صرف قومی اسمبلی کے حلقے بتائے ہیں، اور اس قومی اسمبلی کے ایک ایک حلقہ کے ساتھ کہیں 3 صوبائی اسمبلی کے حلقے شامل ہیں، کہیں 2 صوبائی اسمبلی کے حلقے شامل ہیں۔ تو 247 یہ جو NA میں نے بتایا 250 تک کراچی ہے، جس میں 22 نشستیں ہوتی ہیں قومی اسمبلی کی اور 47 نشستیں ہوتی ہیں صوبائی اسمبلی کی جو کراچی میں ہیں۔ اب میں یہ بھی بتاؤں کہ چونکہ ایک نشست کا اضافہ ہوا ہے قومی اور صوبائی اسمبلی میں، تو تمام حلقے تبدیل ہو چکے ہیں، ان کے علاقے تبدیل ہو چکے ہیں۔ کچھ اضلاع میں پیچیدگیاں بھی پائی جا رہی ہیں، چونکہ جیسے کہ گلشن اقبال ٹاؤن ہے، تو گلشن اقبال ٹاؤن کو صوبائی اسمبلی کے 3 حلقے لگ رہے ہیں۔ اس طرح ابراہیم حیدری ٹاؤن ہے، ابراہیم حیدری ٹاؤن کو قومی اسمبلی کے 2 اور صوبائی اسمبلی کے 3 حلقے لگ رہے ہیں، جبکہ اضلاع کو توڑا گیا ہے۔ کورنگی ضلع کے کچھ جو ہیں حصے ملیر میں شامل کیے گئے ہیں، اسی طرح ملیر کے کچھ حصے جو ہیں وہ کورنگی ڈسٹرکٹ میں شامل کیے ہیں۔ بہرحال ان حلقہ بندیوں کو چیلنج کیا گیا تھا، اس کے بعد ان میں تبدیلیاں بھی کی گئی تھیں۔ اب یہ مکمل ہو چکا ہے یہ مرحلہ، اب الیکشن کے لیے ماحول سازگار بن گیا ہے عام انتخابات کے لیے، اور حلقہ بندیاں مکمل ہو چکی ہیں۔ اچھا عاجز، ہم یہ بھی بتائے گا کہ جو 7ویں مردم شماری کی گئی ہے اس کے نتائج کی بنیاد پر یہ نئی حلقہ بندیاں کی گئی ہیں؟ جی ہاں بالکل، جو 7ویں اور ڈیجیٹل مردم شماری ہوئی تھی اسی مردم شماری کے مطابق یہ حلقہ بندیاں کی گئی ہیں۔ ان نئی حلقہ بندیوں میں کراچی کے
हल्का बंदियां तो पूरे पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन हम चूंकि कराची की बात कर रहे हैं तो कराची के तमाम हलकों में तब्दीलियां हुई हैं। इसमें सूबा सिंध की अगर मैं बात करूं तो सूबा सिंध के ज़िला ठट्टा की सूबाई असम्बली की एक नशस्त कम भी हुई है। नशस्तें कराची की बड़ी है, लेकिन ओवरऑल सूबा सिंध की नशस्तें उतनी ही हैं। जनरल असम्बली की जो सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं वो 130 ही हैं, उनमें फेरफार नहीं हुई है। अलबत्ता हलकों में तब्दीलियां हो गई हैं। कराची के तमाम हलके तब्दील हो चुके हैं, हलकों के इलाके तब्दील हो चुके हैं। अब वोटर के लिए मुश्किलात ज़रूर होंगी, लेकिन हमने इन जो तब्दीलियां हुई हैं अपने नाजरीन को उनसे आगाह किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आजिज़ जमाली हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध में तकर्रुर तबादलों का अमल रोक दिया है। सिंध हुकूमत की सिफारिश इल्तवा का शिकार बेशतर महकमे बगैर इंतजामी सरबराहान के चलने लगे हैं। अपडेट करते चले, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध में तकर्रुर तबादलों का अमल रोक दिया है। सिंध हुकूमत की सिफारिश इल्तवा का शिकार है। वजूहात क्या बनी है, जानने के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध की ब्यूरोक्रेसी में अफसरान के तकर्रुर और तबादलों का मामला इल्तवा का शिकार हो चुका है। इस हवाले से निगरान सिंध सरकार की जनाब से जो अरसाल कर दी गई सिफारिशात जो 7 नवंबर को अरसाल की गई थी, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ताल मंजूर न की है, जिसके बाद ये मामला 7 नवंबर से इल्तवा का शिकार है। 17 अफसरान के तकर्रुर तबादले करने थे, लेकिन इन अफसरान के तकर्रुर तबादले नहीं किए गए, जिसमें डॉक्टर वसीम शमसाल को सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, अहमद बख्श नारेजो को सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट तैनात करना था। ताहिर हुसैन सांगी को डीजी केडीए से तबादला करके सेक्रेटरी बदनियात तैनात करना था। स्पेशल सेक्रेटरी माहौलियात व मौसमी तब्दीली अहमद सुल्तान खोसो का तबादला करके उनको सेक्रेटरी महकमा अखलाकी उमूर तैनात करना था। अबू बकर अहमद को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस व टेक्नोलॉजी तैनात करना था। इसके अलावा जुबैर परवेज अहमद को एमडी सिपरा और शादिया जाफर को डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी तैनात करना था, लेकिन जिनके तैनाती इन हाउस की। इसके अलावा डायरेक्टर जनरल। ठीक है, आज़ाद नोरियो हमें अपडेट करते हैं, आपको बहुत शुक्रिया। कराची में सबसे पहले और बड़े सोलर पैनल पार्क की तकमील आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने किडनी हिल पार्क का दौरा किया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मंसूबे को सराहा है। सोलर पैनल किडनी हिल में वाटरफॉल और खूबसूरत लाइट्स को बिजली फ्राहम करेगा। मज़ीद अपडेट करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची में सबसे पहले और बड़े सोलर पैनल पार्क की तकमील जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। केएमसी के तहत जो है किडनी हिल पार्क में पहला सोलर पार्क जो है वो बनाया जा रहा है, जो वाटरफॉल और खूबसूरत लाइट्स की ज़रूरियात को पूरा करने में जो है वो काम आएगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अब से कुछ देर कबल जो है किडनी हिल पार्क का दौरा किया है। वहाँ मौजूद अफसरान की जानिब से जो है मेयर कराची को खुसूसी तौर पर जो है वो ब्रीफिंग दी गई है। मेयर कराची ने जो है मंसूबे को भी सराहा है। इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि किडनी हिल पार्क में 100 केवी का सोलर पैनल जो है वो लगाया जा रहा है। मंसूबा अगले 2 से 3 माह में जो है मुकम्मल हो जाएगा। किडनी हिल में वाटरफॉल और लाइट्स के लिए जो है 50 केवी की जो है वो ज़रूरत है, जबकि सोलर पैनल जो है 50 केवी इजाफी बिजली पैदा करेगा, जो दीगर पार्क की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है के इलेक्ट्रिक को फराहम की जाएगी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना था कि सोलर प्रोजेक्ट की कुल लागत का तखमीना जो है 5 मिलियन लगाया गया है। किडनी हिल में सोलर पार्क और आबशार शहरियों के लिए एक ज़बरदस्त तफरीह जो है वो मुहैया करेगी। शहरी सोलर पार्क में अपनी फैमिलीज के हमरा आकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, जबकि इस मंसूबे से तवानाई की भी बचत होगी और ये मंसूबा जो है माहौल दोस्त होगा। जी अच्छा शुएब, ये भी बताइएगा कि मज़ीद कितने महीने लगेंगे इसको मुकम्मल होने में? देखिए, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अब से कुछ देर कबल जो है वो कहना था कि ये प्रोजेक्ट जो है 2 से 3 माह में जो है मुकम्मल किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है कबल वक्त मुकम्मल किया जा रहा है। बल्दिया उस्मा कराची का अमला जो है दिन रात इस प्रोजेक्ट के तकमील के मराहिल में दाखिल करने के लिए जो है काम कर रहा है। किडनी हिल में वाटरफॉल और लाइट्स के लिए जो है 50 केवी की ज़रूरत होती है, जबकि पैनल जो है वो
जो लगाए गए हैं उसके तहत जो है 100 kV जो है बिजली पैदा की जा सकेगी। 50 kV बिजली इजाफी जो पैदा की जाएगी वो के इलेक्ट्रिक को कराची के दीगर पार्क की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है फराहम की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MBBS और BDS के दाखिलों का आगाज़ कर दिया है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने इश्तिहार जारी कर दिया है। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने MBBS और BDS के दाखिलों का आगाज़ जो है वो कर दिया है। डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने इश्तिहार जो है वो जारी कर दिया है। MD-CAT में पास हो जाने वाले तलबा व तालिबात दाखिले के लिए अपने दस्तावेजात और दाखिला फॉर्म जमा करवाएंगे, जबकि सुबह सूबे की सरकारी यूनिवर्सिटीज में सिंध में मुस्तकिल रिहाइश की सनद PRC और फॉर्म C के हामिल उम्मीदवारान से मेरिट और सेल्फ फाइनेंस की दरखास्तें जो है वो मतलूब कर ली गई हैं। दाखिला फॉर्म आज 1 दिसंबर से 11 दिसंबर तक जमा करवाई जा सकती हैं। ये हिदायत जो है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से जारी की गई है, जबकि प्रोस्पेक्टिव, दरखास्त फॉर्म और दाखिला फॉर्म मुतल्लिका यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर भी ऑनलाइन दस्तयाब है। कराची में डाउ और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के दोनों कैंपसेस में दाखिला फॉर्म और दस्तावेजात के साथ जो है वो जमा करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा सूबे सिंध की जो दीगर सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं तो उसमें भी जो फहरिस्त है वो जारी की गई है इश्तिहार में कि तलबा जो है मुतल्लिका कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो फॉर्म हासिल कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुबैर राशिद हमें अपडेट करने। वफाकी हुकूमत ने कराची हैदराबाद M9 मनसूबा मोटरवे के साथ सर्विस रोड बनाने का फैसला कर लिया है। सिंध सरकार ने ज़मीन का तयन करने के लिए कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत की सरबराही में कमेटी कायम कर दी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा इस बारे। जी बिल्कुल, वफाकी सरकार ने कराची हैदराबाद M9 मनसूबा मोटरवे के साथ सर्विस रोड बनाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सिंध सरकार ने जमीन का तयन करने के लिए कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत की सरबराही में एक आला सतही कमेटी कायम कर दी, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस कमेटी में डायरेक्टर सर्वे सेटलमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, डिप्टी कमिश्नर शर्की कराची मलिर भी मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। इसके अलावा महकमा लैंड यूटिलाइजेशन का नुमाइंदा और कानूनी अफसर भूरोमल भी मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। अवेक्यू ट्रस्ट का नुमाइंदा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी का नुमाइंदा भी मेंबर के तौर पर शामिल होगा। कमेटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अवेक्यू ट्रस्ट के राजी का तयन करेगी और M9 मोटरवे के लिए सर्वे रोड की जमीन का भी कमेटी तयन करेगी। कमेटी 2 माह के अंदर सिफारिशात तैयार करके रिपोर्ट पेश करेगी और महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने इस कमेटी के कायम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद नोड़ियो, अपडेट कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में होने वाला सिंध काबीना के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। सिंध काबीना ने रेंजर्स को 1 अरब 38 करोड़ रुपए फ्राहम करने की मंजूरी दे दी है। सिंध काबीना ने पुलिस 1046 ASI भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। मज़ीद बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़, अपडेट कीजिएगा, अहम फैसले हुए हैं, अहम इजलास हुआ है। जी, सिंध काबीना का इजलास अभी तक जारी है। सिंध के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत है। इस इजलास में काफ़ी अहम फैसले हुए हैं, मज़ीद अहम फैसले मुतफ़िक़ हैं। जो फैसला हुआ है, पाकिस्तान रेंजर्स का एक मुतालबा था सहूलियात के लिए, व्हीकल्स की खरीदारी के लिए, आलात की खरीदारी के लिए 1 अरब 38 करोड़ रुपए की डिमांड थी और सिंध काबीना ने इस डिमांड को मंजूर कर लिया है और ये रकम पाकिस्तान रेंजर्स को मिलेगी। यहाँ पे सिंध पुलिस में भर्तियों के हवाले से एक ज़रूरत थी। बताया गया काबीना के इजलास को कि सिंध पुलिस में किल्लत है। 1046 ASI भर्ती करने हैं, तो इसकी सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी है और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ये 1046 जो पुलिस अफसरान हैं इनकी भर्ती होगी। महकमा बल्दियात ने बताया कि LDA के जो सरप्लस मुलाजमीन हैं उनका क्या किया जाए, तो सिंध काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है कि सरप्लस मुलाजमीन की जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उनको वहाँ पे एडजस्ट किया जाए। इस तरह सिंध काबीना ने सूबे भर में 9901 स्कूलों की जो
پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر چونکہ الیکشن کی تیاریوں سے بات ہوئی ہے کابینہ میں، تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان پولنگ اسٹیشنوں کی مرمت کی جائے گی۔ تو یہ کابینہ کا اجلاس ابھی تک جاری ہے۔ کابینہ کا اجلاس ابھی تک جاری ہے، اہم فیصلے متوقع ہیں۔ آج ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ یو اے ای پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہی ہے۔ قونصل جنرل یو اے ای کا کہنا ہے کہ یو اے ای کے 92ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں سلمان سلیم سے۔ جی سلمان۔ جی بالکل، دیکھیں اس وقت ہم یو اے ای کانسولیٹ کے اندر موجود ہیں اور یو اے ای کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے 20 سے 25 ارب ڈالر جو ہے وہ بتائے گئے ہیں کہ وہ سرمایہ کاری کرے گی۔ قونصل جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بخیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں یونین ڈے بھی ہے، تو یہ یونین ڈے کے اوپر کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستان کو، اور مزید کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگ پاکستان کے اندر ڈیولپ کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا یو اے گورنمنٹ کو اور یو اے عوام کو مبارکباد دینا نیشنل ڈے کا یو اے کا، اور ان کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی مقیم یو اے میں ان کے بھی مبارکباد دینا ضروری ہے، اور ان کو بولنا پاکستان اور یو اے کا دوستی کا بہت اہم مضبوطی جاری ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے چند دنوں میں اتنا انویسٹمنٹ آ رہا ہے پاکستان میں یو اے کا طرف سے، اور ہر شعبے میں ہے، انشاءاللہ تعاون بھی کریں گے اور انویسٹمنٹ بھرپور آپ لوگ کو نظر میں آئیں گے چند روز میں۔ اچھا سر، سب سے زیادہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ کون سے شعبے کے اندر کرنے جا رہے ہیں؟ ایکسپورٹس میں کرنے جا رہے ہیں یا فوڈ میں کرنے جا رہے ہیں، کس میں کرنے؟ بہت شعبے ہے اس میں۔ آپ کی آئی ٹی شعبہ ہے، آپ کی انفراسٹرکچر ہے، آپ کی پورٹ میں ہے، آپ کی ایگریکلچر بھی، تعلیم میں بھی، ہر شعبے میں ہم لوگ ردی ہے۔ دیکھیں بالکل سی جی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جو سرمایہ کاری ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ 52واں جو یونین ڈے ہے یو اے کا وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کراچی کے اور بلکہ بالخصوص پاکستان کے مختلف شعبہ جات کے اندر مختلف چیزوں کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی جائے گی۔ 20 سے 25 ارب ڈالر جو ہیں وہ اس ٹائم پہ پاکستان میں لگائے جائیں گے، جس میں سے آئی ٹی کا شعبہ بھی، اور سب سے اہم جو چیز ہے وہ ایکسپورٹس ہیں۔ ایکسپورٹس کو جو ہے وہ مزید بہتر کرنے کے لیے یو اے ای پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کوشاں دکھائی دیتا ہے۔ جی، وفاقی اردو یونیورسٹی میں مستقل وائس چانسلر کے انتخاب کے لیے کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ ایچ ای سی کے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد کی صدارت میں اجلاس 6 دسمبر کو ہوگا۔ مزید بات کریں گے، آئمہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئمہ، اپڈیٹ کیجیے گا، اجلاس بلایا گیا ہے، کون کون شرکت کرے گا؟ جی بالکل، تقریباً 1.5 سال کے بعد وفاقی اردو یونیورسٹی میں نئے اور مستقل وائس چانسلر کے انتخابات کے لیے باقاعدہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور یونیورسٹی کی تلاش کمیٹی کا اجلاس کو 6 دسمبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ اس اجلاس کی صدارت ایچ ایس سی کے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد خود کریں گے، کیونکہ یونیورسٹی کی سینٹ نے انہیں تلاش کمیٹی کا کنوینئر بھی مقرر کیا ہے۔ اس سلسلے میں اراکین تلاش کمیٹی کو باقاعدہ آگاہ بھی کر دیا گیا ہے۔ ایچ ایس سی اسلام آباد کے اعلیٰ افسر کا کہنا ہے کہ اجلاس میں وائس چانسلر کے انتخاب کے سلسلے میں اشتراک کی تیاری اور تلاش کمیٹی کی جانب سے متعلقہ امور کی انجام دہی مدت کا تعین کیا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ طے کی جانے والی مقرر مدت تک وائس چانسلر کے انتخابات کی کارروائی کو یقینی بنا لیا جائے۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ الیکشن کمیشن کی اجازت کے بغیر محکمہ بلدیات میں تبادلہ کر دیا گیا۔ محکمہ بلدیات سندھ نے عمران سیال کا کمیٹی ڈوکری سے تبادلہ کر دیا۔ عمران سیال ٹاؤن افسر ٹاؤن کمیٹی نارا تعینات۔ مزید بات کریں گے، آزاد نوریو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آزاد، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے۔ جی بالکل، محکمہ بلدیات سندھ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑانے کا سلسلہ تاحال روکا و بدستور جاری ہے۔ اس وقت بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اجازت کے بغیر افسران کے تقرر اور تبادلوں کا سلسلہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو ہے ٹاؤن افسر ڈوکری لاڑکانہ عمران سیال، ان کو وہاں سے ہٹا کر ٹاؤن افسر ٹاؤن کمیٹی چونٹ کو نارا تعینات کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاؤن کمیٹی فقیر آباد میں ٹاؤن افسر کا اضافی چارج بھی دے دیا گیا ہے، جبکہ وہاں سے گوہر حسین جو ہے ہٹا کر فل پروف ہٹا کر رپورٹ کا حکم دیا گیا، جبکہ عمران سیال کے خلاف محکمہ اینٹی کرپشن میں تحقیقات کا عمل بھی جاری ہے۔ ان پر مبینہ طور پر کروڑوں کی کرپشن کا الزام ہے، اس کے باوجود محکمہ بلدیات سندھ نے ان کا جس ٹاؤن کمیٹی میں کرپشن کا الزام تھا کروڑوں کا، وہاں سے ہٹا کر نارو تعینات کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اضافی چارج بھی فقیر آباد کا دے دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آزاد نوری اپڈیٹ کرتے، بہت شکریہ۔ سندھ ہائی کورٹ نے ایک بار پھر غیر قانونی غیر ملکیوں کو ملک بدر کرنے کے خلاف درخواست پر نوٹس جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ وجوہات کیا ہیں، بتائیں گے ممتاز جمالی۔
میں موجود ہوں سندھ ہائی کورٹ کراچی میں. افغان مہاجرین کو ملک سے جو ہے واپس بھیجنے کا یہ معاملہ ہے اور صوبائی حکومت کی پالیسی کے خلاف آج درخواست پر سماعت ہوئی ہے. درخواست گزار نے دوران سماعت عدالت میں یہ موقف رکھا کہ گزشتہ سماعت پر عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق کچھ سوالات اٹھائے تھے، تو لہٰذا وہ ان سوالات کے جواب عدالت میں دینے آئی ہیں. ان کا یہ موقف ہے کہ درخواست گزار جو ہیں وہ سول سوسائٹی اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، اور درخواست گزار کا یہ موقف ہے کہ جس طرح پولیس ان افغانی مہاجرین کے خلاف کارروائی کر رہی ہے وہ جو ہے انسانی حقوق کے خلاف ہے. جس پر دوران سماعت جسٹس نعمت اللہ پلپوٹو نے یہ ریمارکس دیے کہ جن قانون کا حوالہ جو ہے درخواست گزار کے وکیل دے رہی ہیں وہ قانون صرف پاکستانیوں کے لیے ہے. جسٹس امجد سہتو نے بھی یہ ریمارکس دیے کہ کیا کوئی ایسا شہری جو بغیر ویزا کے غیر قانونی طور پر کسی اور ملک میں رہ سکتا ہے، یا کوئی اور ملک جو ہے کسی شہری کو ایسے رہنے کی اجازت دیتا ہے. لہٰذا عدالت نے درخواست گزار سے یہ بھی استفسار کیا کہ کیا آپ نے سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کی ہے، جس پر وکیل درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ میں وفاقی حکومت کی پالیسی کو چیلنج کیا گیا ہے، لہٰذا سندھ ہائی کورٹ میں سندھ حکومت کی پالیسی کو چیلنج کیا گیا ہے. جس پر عدالت نے جو ہے آئندہ سماعت پر سپریم کورٹ میں دائر درخواست کے نقول بھی طلب کر لیے اور تفصیلات بھی طلب کر لی. عدالت نے یہ استفسار کیا کہ جو آپ نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کیا اس میں بھی موقف وہی ہے جو سندھ ہائی کورٹ میں ہے، جس پر ان کا یہ موقف تھا درخواست گزار کے وکیل کا کہ وہاں پر ہم نے وفاقی حکومت کی جانب سے جو آپریشن کیے جا رہے ہیں یا وفاقی حکومت کی جانب سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو چیلنج کیا. لہٰذا عدالت نے آئندہ سماعت پر سپریم کورٹ میں دائر درخواست کی تفصیلات طلب کر لی ہیں اور درخواست کی مزید سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے. اپڈیٹ کرنے کے دوسری جانب صنعتکار شدید بحران میں پھنس گئے ہیں. ایف بی ایریا ایسوسی ایشن ٹریڈ انڈسٹری کے صدر رضا حسین نے کیا کہا ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں اشرف خان سے. جی اشرف. کراچی کے صنعتکار شدید پریشان ہیں، جو مسائل ہیں وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. گیس کا ایشو ہو، بجلی کا ایشو ہو، لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہو. یہاں ایف بی ایریا ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا صورتحال ہے. صنعتکار ٹیکس بھی دے رہا ہے اور اس کے بعد اگر ہم لا اینڈ آرڈر کی بات کریں، گیس کی بات کریں، سڑکوں کی بات کریں، اس کے لیے کیا رسپانس آتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ دیکھیے یہ ایک المیہ ہے اور پاکستان کا یہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے مسئلہ کہ صنعت کار جو ہے نا وہ تنزلی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں. پہلے ہی مسائل کم ہیں، آپ کو پتہ ہے انفراسٹرکچر کا کیا حال ہے، یوٹیلیٹی سروسز کا کیا حال ہے، پانی کا کیا حال ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور روزانہ آپ ان کی کوریج کرتے ہیں. اس وقت جو سب سے زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے مسئلہ وہ ہے گیس کا بحران. اور صرف بحران تو ایک الگ چیز ہے، اس کے ساتھ جو اس کی پرائسز ہیں نا وہ سمجھیے کہ انبیئریبل کنڈیشن پہ چلی گئی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس گیس نہیں ہے، ہمیں RLNG ملانی پڑے گی، اس کا بلینڈ ریٹ دیں گے آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب 4 مہینوں کے لیے یہ جو ابھی ہم تو احتجاج کر رہے ہیں 1350 سے 2100 اور 2200 روپے کا، یہ ریٹ بھی بڑھ جانے ہیں، یہ 2500-2600 اور 3000 میں چلے جانے ریٹ. جب آپ بلینڈ کریں گے تو آپ سوچئے کہ 250% ریٹ آپ بڑھا دیں گے تو آپ کے لیے کوئی سروائیول رہے گا؟ اس وقت انڈسٹریز کی یہ حالت ہے، جو انڈسٹری 3 شفٹوں پہ چلتی تھی وہ 2 پہ آ گئی، 2 پہ چلتی تھی وہ 1 پہ آ گئی. جو آپ کے پاس ایکسٹرا امپلائمنٹ تھی لوگوں نے نکالنا شروع کر دیا، ڈیلی ویجز والوں کو ختم کرنا شروع کر دیا اس وقت. تو اور یہ دیکھیں یہ اسٹارٹ ہوئی ہے، اگر آپ اس کو اس وقت کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ سچویشن بڑھ جائے گی. جی جیسا کہ آپ نے سنا شدید کنسرن شو کیا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہے وہ کسی صورت انڈسٹری برداشت نہیں کرتی. ساتھ ہی ابھی اندیہ دیا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے سردیوں میں جو گیس کی قلت ہوگی اس میں RLNG ملا کے دیا جائے گا تو اور قیمتیں بڑھ جائیں گی، جس سے چلتی ہوئی اشرف خان اپڈیٹ کرنے کے لیے. کاروباری ہفتے کے آخری روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا سلسلہ جاری ہے. ایاز رانا اپڈیٹ کریں گے. جی بالکل، جیسے کاروباری ہفتے کا آج آخری روز ہے اور ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ ایک نیا سنگ میل عبور ہوتے ہوئے جو ہے مارکیٹ آ رہی ہے. 61,000 کی نئی بلند ترین سطح جو ہے دوبارہ قائم ہو گئی. پہلے سیشن کے اندر کاروبار دیکھا جا رہا ہے ایک اچھی ریلی جو ہے وہ مسلسل بنتی چلی جا رہی ہے. کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ مارکیٹ 61,000 کو سسٹین کر سکے گی نہیں کرے گی؟ اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ نے 61,000 جیسی پہنچی تھی اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر سیلنگ پریشر آ جاتا ہے. پہلے سیشن کا کاروبار ختم ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں اگلے سیشن میں اس پہ سیلنگ پریشر آتا ہے یا نہیں آتا. اس کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ عبدالرؤف بھائی موجود ہے. بھائی کیا لگتا ہے مارکیٹ اب کس طرح سسٹین کرے گا 61,000؟ انشاءاللہ سسٹین تو کرے گی کیونکہ ابھی پورا ویک مارکیٹ تھا. آپ دیکھو پورا منتھ مارکیٹ بہت اچھی تھی اور تقریباً 61,500 400 تک مارکیٹ گئی. پھر اس کے بعد تھوڑا سا کریکشن ہے، کریکشن تو ڈیو تھا. اس کے بعد 200-300 کی کریکشن ہے، میں دوبارہ 61,000. اب دوپہر کے مارکیٹ میں بھی آپ دیکھنا تقریباً فرٹیلائزر آٹو سیکٹر میں تھوڑی لاؤ کریں گے، مارکیٹ میں 300-400-500 انڈیکس پلس کریں گے.
फिर वो आपके वीक का एंड है, लास्ट है, तो तकरीबन आखिरी 1-1.5 घंटे में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि 2 दिन छुट्टी होती है। फिर लोग ये चाहते हैं कि नहीं जो मंडे से नया काम करेंगे। हालांकि दिसंबर क्लोजिंग वगैरह तो मार्केट तो इंशाल्लाह बेहतर ही रहेगी, और 15 दिसंबर तक आप देखना मार्केट इंशाल्लाह बेहतर ही, तो हो सकता है मार्केट 62,000 के करीब पहुँच जाए, क्योंकि अभी काफ़ी आइटम में फर्टिलाइजर है, ऑटो सेक्टर है, और काफ़ी आइटम है बाकी जो अभी टेक्सटाइल वगैरह अभी चली नहीं है, क्योंकि इनकी अगर रैली चलेगी तो इंशाल्लाह 62,000 क्रॉस कर जाएगी इंशाल्लाह। सबने भी बताया कि इस वक्त मार्केट के अंदर जो है दूसरे सेक्टर्स के अंदर भी काम अगर तेज़ हो जाए तो यकीनन मार्केट जो है वो 62,000 तक की सतह को बरकरार कर सकती है। और उसके साथ साथ अभी तक जो देखा जा रहा है कि दूसरे सेशन के अंदर मार्केट जो है वो अपनी जो है उस पर सेलिंग प्रेशर भी देखा जा सकता है। जी। और एड्स से बचाव के आलमी दिन की मुनासबत से सी व्यू पर वॉक का इनेकाद किया गया है। मज़ीद बताएंगी राबेल अशरफ। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सी व्यू पर, जहाँ पर वर्ल्ड एड्स डे की मुनासबत से जो है वॉक का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर CDC HIV एड्स डॉक्टर खैर मोहम्मद नारेजो मौजूद है। सर मुझे ये बताइएगा, ये वॉक कर रहे हैं आप लोग, क्या मकसद है इस वॉक का? एक हम आंगी और काउंसलिंग और अवेयरनेस की रैली है, और इसमें हम भरपूर शिरकत करके ये मैसेज देंगे कि HIV लाइलाज मर्ज नहीं है, इसका इलाज है। ये पहले की पॉपुलेशन में हम स्क्रीनिंग कर रहे थे, मगर ये अभी जनरल पॉपुलेशन में स्क्रीनिंग कर रहे हैं। 2030 हमारा टारगेट है HIV एड्स से पाकिस्तान, सेहतमंद मुआशरा, मुस्तहकम मुस्तकबल मजबूत पाकिस्तान की निशानी है। और HIV एड्स पे सिंध गवर्नमेंट हेल्थ की तरफ से बहुत सारे इंतजामात किए गए हैं। तो सर ये भी बता दीजिएगा कि HIV के हवाले से जो है वो क्या रेशियो देखने में आ रहा है, कितने केसेस जो है HIV के अब रिपोर्ट होते हैं? देखें, सबसे पहले मैं गुजारिश करूं तो 20,000 और 300 या 700 केस हैं पूरे सिंध के अंदर है, और बैरूनी सिंध और कराची मिला के 7-7 हज़ार का रेशो जाके बनता है। मगर मैं आपको बताऊं कि अभी जो हमारी स्क्रीनिंग मुहिम है वो बड़ी तेज़ी से चल रही है। वो ऐसे नहीं कि कोई आउट ब्रेक हो रहा है वहाँ पे। अभी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कुछ दिन पहले हाई कोर्ट, इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट्स, जेल्स, हर जगह पे स्क्रीनिंग हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये महसूस कर रहे हैं कि 2030 तक ये पाकिस्तान HIV से पाकिस्तान होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ जो है डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर खैर मोहम्मद नारेजो मौजूद थे। उनका यही कहना है कि वर्ल्ड एड्स डे की मुनासबत से उनका ये कहना है कि वर्ल्ड एड्स डे की मुनासबत से उनका ये कहना है कि HIV एड्स जो है वो एक बीमारी, ऐसी बीमारी है जिसका अब इलाज जो है वो मुमकिन हो गया है। साथ ही साथ उनका यही कहना है कि शहर कायद में जो है वो उसके केसेस 7,000 के करीब जो है वो जो सालों के केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं। साथ साथ उनका यही कहना है कि सिरिंजेस और इस्तेमाल शुदा जितनी भी सिरिंजेस होती है, नाक की पियर्सिंग करवाना, ये सब जो है वो HIV एड्स फैलने का खदशा बनती है। और इससे जो है वो जितना जल्द हो सके आप अपने आप को महफूज रखें और किसी की दूसरी की सिरिंजेस जो है वो इस्तेमाल ना करें। जी। महकमा औकाफ सिंध के ज़रिए तमाम हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर महफिल समा का एहतमाम किया गया। नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार पर महफिल समा का एहतमाम। महफिल समा में हज़ारों अफराद ने मुंज़म अंदाज में शिरकत की। मारूफ कव्वालों ने गिलाहे अकीदत के साथ नजराने पेश किए। महफिल समा के मौके पर मज़ार को खूबसूरती से सजाया गया, जबकि महफिल की सदारत सैयद जमालुद्दीन हसन निज़ामी ने की। मारूफ कव्वालों में मास्टर शाह मोहम्मद, ताज मोहम्मद नियाजी, मास्टर मुमताज और शाहिद साबरी ने महफिल में समा बांध दिया। महफिल में मुख्तलिफ रूहानी और मौसवी शख्सियत ने शिरकत भी की। महफिल के इख्तिताम पर हजारों ज़ायरीन की लंगर से तवाज़ो की गई। कैमरामैन मन्नान के साथ नुमान गुल, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।